Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 2nd, lecture number 9, Evaluation of the Shampoos. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी सेकेंड यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम कर रहे थे डिस्कशन अबाउट द शैम्पूज। तो हमने देखा कि शैम्पूज क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, किस तरीके के शैम्पू कैसे फॉर्मुलेट होते हैं। और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में, शैम्पूज के इवैल्यूएशन पैरामीटर्स के बारे में। दैट मीन्स कि जो शैम्पू हमने प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, वो हमारे स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं, जिस अप टू क्वालिटी के हमको शैम्पूज चाहिए वो वैसे टेक्सचर के उस तरीके की प्रॉपर्टीज के बने हुए हैं या नहीं। तो इसी के लिए हम यहाँ पर इवेलुएट करेंगे हमारे शैम्पूज को और डिफरेंट इवेल्युएशन पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज इवेल्युएशन ऑफ द शैम्पूज। ठीक है, इसकी इवेल्युएशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स पर शैम्पूज को इवेल्युएट किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है आपका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि इसमें हम ये चेक करेंगे कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शैम्पू से, उस तरीके का परफॉर्मेंस शैम्पूज यहाँ पर देंगे या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे हैं वो है फर्स्ट फॉर्म एंड फॉर्म स्टेबिलिटी, कि भाई फॉर्म कितना जनरेट हो रहा है और फॉर्म कितने टाइम तक के लिए स्टेबल बना हुआ है। So the test used for the measuring the height and stability of a form is called Rose-Miles form column test, and this test is performed by dropping 200 ml solution of surfactant into a glass cylinder which is filled with 50 ml of the same solution. The first form height is measured and then after a specific time intervals. क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या चेक करते हैं, जो हमारा फॉर्म प्रोड्यूस होता है ना उसको चेक करते हैं कि भाई फॉर्म कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी हाइट तक फॉर्म यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसके अंदर जो हमारा फॉर्म है उस फॉर्म की हाइट को यहाँ पर मेजर करते हैं कि कितनी हाइट तक फॉर्म जनरेट हो रहा है और कितने टाइम तक वो स्टेबल बना हुआ है। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रोज माइल्स फॉर्म कॉलम टेस्ट बोला जाता है। ये जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इसके अंदर हम एक 200 ml का सोल्यूशन लेते हैं, ग्लास सिलेंडर लेते हैं जिसके अंदर हम सरफेक्टेंट मिलाया हुआ होता है। ठीक है, और उसको हम यहाँ पर ऐसे शेक करके झाग फॉर्म करवाते हैं, तो देखते हैं कि कितना झाग फॉर्म होता है, कितने हाइट तक होता है और कितनी देर तक बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 50 ml का सेम सोल्यूशन का ग्लास सिलेंडर लेंगे। ठीक है, और उसके अंदर और इसी तरीके का एक 200 ml का सरफेक्टेंट वाला सोल्यूशन लेंगे और देखेंगे कि भाई कितना यहाँ पर फॉर्म जनरेट होता है, कितनी हाइट तक होता है, उसकी हाइट को मेजर किया जाएगा और एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर कितना वो फॉर्म रिड्यूस होता जाता है विद इन द 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड हाफ एन आवर, देन 1 आवर। उसमें हम ये नोट करते जाते हैं कि कितनी देर तक वो झाग वहां पर बना रहेगा, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है हमारा डिटर्जेंसी एंड क्लीनिंग एक्शन। इन दिस the cleansing or detersive action of the shampoos is very important property and considered as a measure to check the cleansing ability of an shampoo। क्या बोलते हैं कि भाई जो डिटर्जेंसी है इसमें ये चेक करेंगे कि भाई उसकी डिटर्जेंसी प्रॉपर्टीज कितनी है, मतलब कि डिटर्जेंट मतलब कि जो इमल्शन फॉर्म करके मिशेल फॉर्म करके क्या करेगा, स्कैल्प पे जो डर्ट प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, रिमूव आउट करेगा। ठीक है, और आपके स्कैल्प को क्या करेगा, अच्छे से क्लीन करेगा। तो यहाँ पर जो शैम्पूज है उनकी जो क्लींजिंग एक्शन है, ठीक है, जो डिजर्विंग एक्शन है उसको यहाँ पर चेक किया जाएगा, जो उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसको मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए हम जो शैम्पू की क्लीन करने की एबिलिटी है स्कैल्प को, उसको मेजर किया जाता है, उसी को उसकी क्या बोला जाता है, क्लींजिंग एबिलिटी या डिटर्जेंसी एबिलिटी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बेसिकली कि भाई आपने इतना एमएल अप्लाई किया तो कितना क्लीन हुआ, आपने ज्यादा एमएल अप्लाई किया तो कितना क्लीन हुआ, ये यहाँ पर नोट डाउन किया जाता है, यही मेजर करके लिखा जाता है। थर्ड होता है आपके डर्ट
डिस्पर्जन, डर्ट के अंदर क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि कितनी डर्ट डिस्पर्स है और कैसे डिटर्जेंट या हम कहेंगे शैम्पू अप्लाई करेंगे तो वो रिमूव आउट होगा. So in this method, the evaluation is done by putting 2 drops of shampoos in a large test tube in which 10 ml dirt water and 1 drop of Indian ink is added. Use the test tube and shake for the 5 minutes. Then estimate the amount of ink in the foam and the dirt should stay away in the water portion. क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेथड होगा ना, इसके अंदर हम क्या इवेलुएट करेंगे, इसके अंदर हम डर्ट को इवेलुएट करना चाहते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसके अंदर हम 10 ml लेंगे डर्ट वाटर यानी कि गंदा पानी. ठीक है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे साथ में 1 ड्रॉप जो है वो आपके किसकी, इंक की, इंडियन इंक की हम इसके अंदर ऐड करेंगे. उस सोल्यूशन के अंदर फिर हम 2 ड्रॉप डालेंगे शैम्पू की और ये चेक करेंगे कि भाई वो आपके डर्ट को क्लीन करने में कैपेबल है या नहीं. तो इसके लिए हम उस टेस्ट ट्यूब को क्लोज कर देंगे और उसको 5 मिनट तक ऐसे शेक करेंगे. उसके बाद हम उसमें जो फॉर्म जनरेट हुआ है उस फॉर्म के अंदर कितना इंक का अमाउंट आ जाता है ये चेक करेंगे. क्योंकि फॉर्म के अंदर आ गया तो फॉर्म को तो हम वॉश आउट करके रिमूव कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंक है वो भी रिमूव आउट हो जाएगी. ठीक है, और डर्ट जो है वो वाटर पोर्शन में ही रहनी चाहिए और सिर्फ इंक रिमूव होनी चाहिए. तो उस वो कौन सी कंडीशन है, बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, गंदे पानी में से सिर्फ इंक को रिमूव आउट करने के लिए कितना अमाउंट आपका शैम्पू का यूज होगा उसको एस्टिमेट करना है. कि जब हम ये 10 ml डर्ट वाटर के अंदर 1 ड्रॉप इंडियन इंक डालते हैं और 2 ड्रॉप आपके शैम्पू के डालते हैं और शेक करते हैं, तो जो शैम्पूज की वजह से जो फोम जनरेट होगा उसके अंदर कितना अमाउंट इंक का आपके आ जाता है, जबकि आपकी डर्ट अभी भी वाटर पोर्शन के अंदर बनी हुई रहती है. तो उसी को यहाँ पर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है. देन नेक्स्ट है आपके कंडीशनिंग एक्शन. कंडीशनिंग एक्शन का मतलब है कि जब हम कंडीशनर शैम्पू या कोई भी शैम्पू अप्लाई कर रहे हैं तो वो बालों को कितना सूदिंग एक्शन दे रहा है, कितना स्मूथ और शाइनी बना सकता है. ठीक है, सो इट इज डिफिकल्ट टू इवेलुएट दिस प्रॉपर्टी बिकॉज इट्स डिपेंडेंस ऑन अ सब्जेक्टिव असेसमेंट. The conditioning action on a broader terms means that it must be composition of various aspects like convenience, comfort, and the desired property of the user. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो कंडीशनिंग एक्शन है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को इवेलुएट करना वैसे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा सब्जेक्टिव असेसमेंट किया जाता है और सब्जेक्टिव असेसमेंट पर ही ज्यादा डिपेंड करता है कि लोगों से पूछना होगा कि भाई आपको कितने स्मूथ लग रहे हैं, सिल्की लग रहे हैं, सॉफ्ट लग रहे हैं आपके हेयर्स. तो हर किसी का ना उसको लेकर के मेजरमेंट भी अलग अलग होगा. इस वजह से ये थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव असेसमेंट होने की वजह से इसको एक्यूरेटली फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो यहाँ पर एक्शन होता है ना उसका बड़े ब्रॉड लेवल पर ये मतलब है कि यहाँ पर हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर, जैसे कि जो भी पर्सन, जो भी कंज्यूमर इसको यूज कर रहा है उसके लिए वो कितना कन्वीनियंट है, कितना कंफर्ट है, कंफर्टेबल लग रहे हैं उनको अब अपने हेयर्स, या जो यूजर है ठीक है उसको किस तरीके की प्रॉपर्टीज चाहिए अपने हेयर्स की, उन सारी बातों पर ये डिपेंड करता है. और आपके डिफरेंट जो कंपोजिशन है उस पर ही डिपेंड करता है. ठीक है, कि ऑलरेडी पहले कैसा कंपोजिशन था हेयर्स का और अब जो अप्लाई कर रहे हैं हम कंडीशनिंग एजेंट उसके बाद कैसा कंपोजिशन यहाँ पर आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई कंपेयर, क्योंकि पर्सन का नेचर है कि वो कंपैरेटिवली सोचेगा कि अप्लाई करने के बाद अब पहले से ज्यादा स्मूथ हुए हैं या नहीं. ठीक है, हो सकता है उसके ऑलरेडी स्मूथ हो तो अभी भी उसको वही स्मूथ लग रहे हो तो ज्यादा डिफरेंस ना लगे. हो सकता है कि उसको पहले रफ लगते थे और अभी थोड़े से स्मूथ लगने लगे हों. ठीक है, तो वहां पर ये पर्सन स्पेसिफिक हो जाता है थोड़ा सा, इस वजह से यहाँ पर असेसमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है. क्लियर हो गई बात कंडीशनिंग एक्शन की. नेक्स्ट है weighting action, canvas disc sinking test. In this evaluation procedure, a Mount Verton cotton duct of 6 inch and canvas disc of 1 inch in the diameter is fluted on the surface of a solution and the time required for it to sink is measured accurately.
क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वेटिंग एक्शन को हम चेक करेंगे कि भाई हमने जब अप्लाई किया शैम्पू तो वो प्रॉपरली वेट तो कर रहा है ना, अप्लाई तो हो पा रहा है हेयर्स पर। तो इसके लिए हम वेटिंग एक्शन को चेक करेंगे कैनवास डिस्क सिंकिंग टेस्ट की हेल्प से। इस इवेल्युएशन पैरामीटर के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, एक 6 इंच का माउंट वर्टन कॉटन डिस्क लेंगे, ठीक है, और एक कैनवास की डिस्क लेंगे जिसका जो डायामीटर होता है लगभग 1 इंच होता है, ठीक है, और इसको हम जो है एक सोल्यूशन की सरफेस पर फ्लोट कराएंगे और देखेंगे कि कितना टाइम ये लेता है कि ये पूरी तरीके से सिंक आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेटिंग एक्शन का मतलब है कि जब वाटर जो रहेगा ना उसके सरफेस को वेट करता जाएगा, गीला करता जाएगा और वो हैवी होता जाएगा एंड देन अल्टीमेटली सिंक आउट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि एक 6 इंच का कॉटन डक्ट लेना है और एक कैनवास डिस्क लेनी है जिसका डायमीटर 1 इंच है और इसको सोल्यूशन की सरफेस पर फ्लॉट कराना और देखना है कि कितने टाइम में सिंक आउट हो जाएगा, ठीक है, उसी को मेजर करना है, उस टाइम को मेजर करना है यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट है रिंजिंग। रिंजिंग का मतलब है कि रिंज आउट करना मतलब धोना, ठीक है, यानी कि जब आपने शैम्पू अप्लाई कर लिया उसके बाद आप पानी से वाटर से जब धो रहे हो तो पूरी तरीके से शैम्पू को निकल जाना है, उसको बिल्कुल भी हेयर पे स्कैल्प पे नहीं रहना है, ठीक है। सो फॉर इवेलुएटिंग properties, skilled beautician are employed to make the comparison on the performance of various shampoos। तो इस प्रॉपर्टी को इवेलुएट करने के लिए जो स्किल्ड ब्यूटिशियंस हैं, जो हेयर क्लींजिंग का काम ज्यादा करते हैं, हेयर वॉशिंग का काम करते हैं, उनको यहाँ पर उनकी हेल्प ली जाती है ये कंपैरिजन करने के लिए कि भाई आपके अलग अलग शैम्पूज को आप यूज करके देखें और ये देखें कि कौन सा शैम्पू है जो क्लींजिंग एक्शन अच्छा दे रहा है एज वेल एज वो इजीली रिमूव आउट हो जाता है, इजीली रिंज आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलग अलग शैम्पूज है उनकी परफॉर्मेंस का क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस का मतलब है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो उसके बाद कितने आपके हेयर सॉफ्ट होते हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स अ फीलिंग ऑफ सप्लीनेस, स्मूथनेस अलोंग विथ मेकिंग हेयर फ्री फ्रॉम स्टिफनेस एंड स्टिकीनेस। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिंकिंग, ट्विंगलिंग, टिंगलिंग इफेक्ट ऑफ द हेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हेयर्स हैं उनकी जो सप्लीनेस है उसको बोल रहे हैं सॉफ्टनेस, कि अगर आपके हाथ डालते हैं आपके हाथ ऐसे उंगलियां ऐसी एज इट इज निकल जा रही हैं, मतलब आपके हाथ क्या है, एकदम आपके बाल क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है। तो इसी सप्लीनेस को यहाँ पर सॉफ्टनेस के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई आपके हेयर्स जो है कितने स्मूथ है, बिल्कुल भी स्टिफ नहीं है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, और ये जो हेयर्स है इनके अंदर बिल्कुल भी ऐसी ट्विनिंग नहीं हो रही है, टिंगलिंग नहीं हो रही है कि आपको एकदम ऐसे झड़क झड़क के निकालने पड़ रही है, उंगलियां ऐसे ऐसे फंस गई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम उंगलियां डालो एज इट इज निकल जाए बालों में से, इस तरीके की सॉफ्टनिंग होनी चाहिए। तो उसी को यहाँ पर सॉफ्टनेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग लोगों से मतलब सर्वे करके जो डाटा है उसको नोट डाउन करके इवेलुएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लस्टर। लस्टर का मतलब है कि कितना शाइनी आपके हेयर्स यहाँ पे हो जाते हैं, कितने लस्टी हो जाते हैं, मतलब दिखने में अच्छे लगते हैं, ठीक है। सो इन अ क्लीन स्टेट द हेयर शोज देयर लस्टर बट इट डिक्रीजेस कंसिडरेबली व्हेन देयर इज accumulation ऑफ flip or when the hair gets damaged. By using a set of amplified photovoltaic photometer along with the polarized filter meals and टेम्पटोन मेजर्ड द लस्टर, क्या बोलते हैं कि एक क्लीन स्टेट के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो अपना लस्टर शो करते हैं, लेकिन जैसे अप्लाई करते हैं तब थोड़े से लस्टीरियस लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कम होता जाता है क्योंकि जैसे जैसे बाल आपके डैमेज होते जाते हैं, थोड़े से फ्लिप का यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता जाता है, वैसे वैसे यहाँ पर ये जो लस्टर है वो कम होता जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर एम्पलीफाइड फोटोवोल्टिक फोटोमीटर्स को यूज किया जाता है जो कि पोलराइज्ड के मील्स के और टेम्पटोन को यूज करता है, किसके लिए, लस्टर को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि हम हेयर्स के लस्टर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है लुब्रिसिटी। लुब्रिसिटी की बात करें तो कितना लुब्रिकेशन है, मतलब शाइनेस है, जैसे ना आप ऑयल नहीं अप्लाई कर रहे हो फिर भी आपने कभी देखा होगा कि आपके हेयर्स, आपने हेयर वॉश किया उसके बाद अपने आप ही ऑयल यहाँ पर आने लग जाता है, आपको ऑयलीनेस लुब्रिकेंस देखने को मिलती है, शाइनीनेस देखने को मिलती है,
ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि नेचुरली भी हमारे हेयर्स जो रहते हैं वो ऑयल सिक्रीट करते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से एक शाइनेस आती है। तो वो लुब्रिकेंसी कितनी है आफ्टर शैम्पू अप्लाई करने के कितने टाइम बाद देखने को मिलेगी, उसी को यहाँ पर मेजर किया जाता है। So it is a vital property and provides an easy combining effect. It also acts as an supplement for the natural oils which are removed during the cleansing action. A correlation study was performed by the Swarth and Knowles, which measures the physical parameter which is related to combining effect and the measurement of the फ्रिक्शन। क्या बोल रहे हैं कि ये काफी ज्यादा वाइटल प्रॉपर्टी है और ये थोड़ा सा कंबाइनिंग इफेक्ट यहाँ पर देती है, क्योंकि ये आपके जो नेचुरल ऑयल है ना, जो नेचुरल ऑयल आ रहा है हेयर्स के अंदर, उसके लिए सप्लीमेंट का काम करती है। बेसिकली जब हम क्लींजिंग एक्शन करते हैं तो उसके टाइम पे वो जो नेचुरल ऑयल है वो भी रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है, तो उसको वापस से आने में कितना टाइम लगेगा, या जो आपका शैम्पूज है वो कितना उसको रिमूव कर रहा है, कितना डैमेज कर रहा है, वो भी यहाँ पर मैटर ऑफ कंसर्न होता है। तो इसके लिए एक स्टडी की जाती है जो कि स्वार्ड्स और नोल्स ने की थी, और उन्होंने ये चेक किया था कि जब हम यहाँ पर शैम्पूज अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से यहाँ पर फिजिकल पैरामीटर्स कितने चेंज होते हैं, फ्रिक्शन कितना अप्लाई होता है, उस सबको यहाँ पर मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके बॉडी टेक्सचर एंड सेट रिटेंशन। इसके अंदर है कि इफ द बॉडी ऑफ द हेयर is in good health, then the hairs can be easily styled into any design and can be retained over a long period of time. इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी हेयर स्टाइल अप्लाई करी तो वो कितने टाइम तक बनी रह रही है एज इट इज, उसको यहाँ पर मेजर किया जाएगा। तो इसके लिए अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर आपके हेयर्स अच्छी हेल्थ के अंदर हैं तो आप इजीली जो है उनको किसी भी डिजाइन के अंदर मेंटेन कर सकते हैं और लंबे टाइम तक वो उसी डिजाइन में रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके हेयर अच्छी टेक्सचर के नहीं है, हेल्दी कंडीशन में नहीं है, तो वो बनने में भी, उस तरीके की डिजाइन बनने में भी टाइम लगेगा और उसको मेंटेन करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये होता है बॉडी रिटेंशन। नेक्स्ट होता है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। माइक्रोबायोलॉजिकल एसे इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि कितने माइक्रोब्स वहां पर ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज के अंदर क्या होगा, हम माइक्रोबियल एजेंट को यूज करेंगे हमारे शैम्पूज को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, इसको अलग अलग स्टेप्स में यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे क्या, प्री इनोकुलम। द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ प्री इनोकुलम, देन द सेकेंड स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ द मीडिया, then the third step is preparation of the pour plates, and then the fourth step is baking the balls on the agar plate. ठीक है, तो 4 स्टेप्स यहाँ पर परफॉर्म की जाएगी। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्री इनोकुलम को बनाएंगे। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, फॉर प्रिपेयरिंग द प्री इनोकुलम द लूप फुल कल्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस दैट इज 80cc 6532 should be taken aseptically and transferred to the sterilized and cool in 100 ml SCDM broth and mix them well, and then incubate the broth at 370 degrees Celsius for 24 hours. क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, प्री इनोकुलम यहाँ पर बनाना है। प्री इनोकुलम को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज होंगे उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री इनोकुलम जो है प्रिपेयर करेंगे। प्री इनोकुलम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टेफाइलोकोकस ओरिएस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि आता है कोड नेम ETCC 6532 के नंबर से, उसका एक फुल ऑफ लूप कल्चर लेंगे, उसको एसेप्टिकली लिया जाएगा और एक स्टरलाइज्ड मीडियम के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, और इसको लेंगे हम 100 ml के SCDM ब्रूथ मीडियम के अंदर। ठीक है, यानी कि सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट मीडियम के 100 ml के अंदर इसको लेकर के कूल डाउन करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और फिर 30 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए यहाँ पर इसको इंक्यूबेट कर दिया जाएगा और इसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रोथ होने दिया जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मीडिया। मीडिया प्रिपेयर करेंगे।
इसके लिए सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट मीडियम अगार एंड न्यूट्रिएंट अगार। ठीक है, इसके लिए जो मीडियम हम यूज किया जाएगा वो होगा हमारा एससीडीएम यानी कि सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट मीडियम, और हम अगार का न्यूट्रिएंट मीडियम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे किसकी, पोर प्लेट्स की। पोर प्लेट्स को बनाने के लिए क्या करेंगे, to prepare the pour plates, sterilized SCD agar that is 100 ml is cooled to 40 degrees Celsius and mixed with 5 ml of 24 hours old pre-inoculated culture. This is immediately poured in plates that is 340 ml each and allows to settling. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर पोर प्लेट्स को बनाया जाएगा। पोर प्लेट्स को बनाने के लिए हमें स्टरलाइज्ड सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट अगार मीडियम चाहिए होगा 100 ml। उसको हम 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट करके कूल डाउन करेंगे और इसके अंदर हम 5 ml जो प्री इनोकुलेटेड कल्चर हमने बनाया था, ठीक है, उसको यहाँ पर पोर करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 24 आवर्स के लिए इसको मेंटेन करेंगे। फिर इसको हम इमीडिएटली प्लेट्स के अंदर पोर करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपकी 340 ml यानी कि 340 ml होगा और फिर इसको अच्छे से सेटल डाउन होने देंगे। ठीक है, देन हम मेकिंग ऑफ वेल्स ऑन द अगार प्लेट्स। फिर हम इन अगार प्लेट्स पर क्या करेंगे, वेल्स बनाएंगे, ऐसे छोटे छोटे गड्ढेदार कुएं बनाएंगे। दीज वेल्स आर द डिक्स ऑन द अगार प्लेट। अगार प्लेट पर ये छोटे छोटे इस तरीके के गड्ढे होते हैं। with the sterilized well digger aseptically and then take 10 ml of each sample and add to well aseptically। ठीक है, इस तरीके से अगार प्लेट के ऊपर वेल्स यहाँ पर डिग किए जाएंगे, खोदे जाएंगे, उसको अच्छे से स्टरलाइज किया जाएगा प्लेट को, और इन डिगर्स को असेप्टिकली तैयार किया जाएगा और हर एक डिग के अंदर हम 100 ml सैंपल यहाँ पर डालेंगे असेप्टिकली और इसको प्रॉपरली यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से न्यूट्रिएंट मीडियम को ग्रोथ होने देंगे, बैक्टीरिया को ग्रोथ होने देंगे और ये देखेंगे कि कितना यहाँ पर आपके माइक्रोबियल कल्चर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे इवेल्युएशन ऑफ द आई इरिटेंसी। आई इरिटेंसी का मतलब ये है कि जब हम कोई शैम्पू वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी वो थोड़ा थोड़ा हमारे आईज के अंदर चला जाता है, स्किन पर चला जाता है। तो स्किन पर कितना इरिटेशन कर रहा है, आईज पर कितना इरिटेशन कर रहा है, इसको हमें मेजर करना होगा। ठीक है, तो आई इरिटेंसी से हमारा मतलब ये है कि आईज को कितना वो डिस्टर्ब कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। सो फॉर दिस the test cells for the dropping 0.1 ml of liquid shampoo in the conjunctiva sac of one eye of the rabbit and the other eye serving as a control. Then in case of the first three animals the treated eye remains unwashed. Since the washing the eye may or may not be alleviate the symptoms of the injury, then the 6 remaining animals are divided into the 2 equal groups in which the first of these group eyes installed with these substances are washed with the 20 ml of lukewarm water for the 2 seconds after the treatment and in the second group after the installation। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो आप अप्लाई कर रहे हो शैम्पू उसका आइस पर कितना इरिटेंसी इफेक्ट है उसको हमें चेक करना है। इसके लिए हम अपनी टेस्ट सेल्स लेंगे। ठीक है, उनके अंदर हम 1 ml लिक्विड शैम्पू को ड्रॉप करेंगे कंजक्टिवा सैक के अंदर। किसके, हमारी खुद की आंख पे नहीं टेस्ट करेंगे, रैबिट की आंख पे करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि रैबिट्स की जो आईज होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, इसलिए रैबिट्स की आईज को यहाँ पर यूज करते हैं टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। उनकी कंजक्टिवा के अंदर 0.1 ml लिक्विड शैम्पू यहाँ पर ड्रॉप आउट किया जाता है, उस पर गिराया जाता है। और दूसरी जो आईज होती है वो यहाँ पर कंट्रोल की तरह, एक टेस्ट हो गया एक कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो दोनों में रिलेटिवली क्या इफेक्ट आ रहा है उससे हम दैट इज वाई एक को टेस्ट की तरह और एक को कंट्रोल की तरह यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम फर्स्ट जो 3 एनिमल्स लेंगे उनके अंदर जो आईज होगी, ठीक है, उसको वॉश नहीं करेंगे, वो अनवॉश रहेगी। ठीक है, और जो वॉशिंग आई रहेगी उसके अंदर जिसको हम वॉश कर लेंगे उसके फिर उसके बाद जो एनिमल्स होंगे उनके अंदर हम आइस को वॉश करेंगे और देखेंगे कि भाई किस तरीके के इंजरी के सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो रिमेनिंग जो 6 एनिमल्स होंगे उनको फिर हम फर्दर 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो 3 एनिमल्स का ग्रुप रहेगा उसके अंदर तो हम अपनी जो शैम्पू है उसको डालेंगे
और उसको 20 ml ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी से 2 सेकंड के लिए अच्छे से अप्लाई करने के बाद फटाफट धो लेंगे। और जो सेकंड ग्रुप रहेगा उसके अंदर उसको लगा ही रहने देंगे, उसको हटाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है, उसको नोट डाउन करेंगे और उसके बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे कि जब आइस पर कोई भी शैम्पू नहीं था तब कैसा इफेक्ट था, जब शैम्पू लगने के बाद उसको 2 सेकंड में धो दिया गया तब क्या इफेक्ट आ रहा है, और अगर उसको लगा रहने दे तो क्या इफेक्ट आ रहा है। तीनों हमारे पास रिजल्ट्स वहां पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आई इरिटेंसी टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा विस्कोसिटिया। विस्कोसिटिया का मतलब है कि विस्कोसिटी को हम चेक करेंगे कि कितनी गाढ़ा आपका शैम्पू है। So for this, using a Brookfield viscometer and the viscosity of the liquid shampoo is determined. Here 100 ml of the shampoo is taken in a beaker and the spindle is dipped in it for about 5 minutes and then the reading is taken. ठीक है क्या बोल रहे हैं कि ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर को यूज करके हम जो हमारा लिक्विड शैम्पू है उसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन कर लेंगे। इसके लिए हम 100 ml शैम्पू लेंगे बीकर के अंदर, उसके अंदर स्पिंडल्स को डिप करेंगे और 5 मिनट के लिए उनको रोटेट करेंगे और जो रीडिंग आएगी उसको फिर नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट होता है 14 एंटी डेंड्रफ एफिशिएंसी, की डेंड्रफ को रिमूव कर सकते में कितना ज्यादा कैपेबल है, इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए द इवेल्युएशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एंटी डेंड्रफ शैम्पू इज परफॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। द रिसर्च डन by various scientists support the visual test, that is the first method। क्या बोल रहे हैं कि कितना डेंड्रफ को रिमूव कर सकने में, हटा सकने में कैपेबल है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर एंटी डेंड्रफ शैम्पू को लेंगे, उसकी एफिशिएंसी को चेक करेंगे। इसके लिए 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट जो मेथड होता है वो होता है विजुअल टेस्ट, जिसमें हम सिंपली जाकर के चेक करते हैं कि वही डेंड्रफ प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, और उस डाटा को नोट कर लेते हैं और साइंटिस्ट भी इस डाटा को एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गई किसकी, परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम सेकंड यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है। अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब शैम्पू को अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, कितनी इरिटेशन हो रही है, कितना डैंड्रफ रिमूव हो रहा है, कितना स्मूथ हो रहे हैं आपके हेयर्स, कितना शाइनी आ रहा है, कितना ऑयल वहां पर रिटेन रह पा रहा है, सारी चीजें हमारी परफॉर्मेंस से रिलेटेड थी। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है ना उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, यानी कि वो कैसी फ्रेग्रेंस जनरेट कर रहा है, कैसा कलर का है, कैसी कंसिस्टेंसी है उसकी, इन सबको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका क्या, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस की अगर हम बात करें तो इट इज अ वेरी असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन शैम्पू and in the several cases the consumer feedback has indicated that only the fragrance is considered over other characteristics. One can say that it is a very complicated as well as an adhering activity to a compound of fragrance. Thus, the evaluation of fragrance can be done in the following manner. First is that the fragrance is named in a packed bottle. Second is while using the fragrance experienced by the consumer. And third is the fragrance left after the rinsing, drying and coughing of the hair. क्या बोल रहे हैं कि पहला तो हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई शैम्पू जो है उसमें से कैसी फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू आ रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि शैम्पू से एक पर्टिकुलर कलर का हो और एक पर्टिकुलर उसमें से फ्रेग्रेंस आती हो, क्योंकि कई सारे केसेस होते हैं जब कंज्यूमर का ये फीडबैक आता है कि फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है, इस वजह से वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक चाहे वो कितना ही अच्छा मेडिकेटेड हो, कितना ही अच्छा उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट हो, लेकिन फिर भी अगर वो दिखने में अच्छा नहीं है, अपीयरेंस में अच्छा नहीं है, उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है, तो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो वो यूजेबल नहीं रह जाएगा। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी भी कंपाउंड जो रहेंगे वो उसकी फ्रेग्रेंस को, उसकी उसकी एक्टिविटीज को डिटरमाइन करेंगे। तो फ्रेग्रेंस को इवेलुएट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैक्ड बॉटल के अंदर उसको खोल करके और स्निफ करते हैं, नाक से सूंघते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कि भाई जब कंज्यूमर यूज कर लेता है, जैसे शैम्पू उसने लगाया उसके बाद अपने बालों में जाकर के ऐसे स्मेल कर रहा है, ठीक है, तो वो तब वहां पर एक्सपीरियंस करता है जब बालों में लगा हुआ रहता है शैम्पू, उस टाइम पर वो
एक्सपीरियंस करता है कि भाई जब आपने लगा लिया, धो लिया, ड्राई हो गए, आपके बाल सूख गए, ठीक है, आपने तब उसके बाद आपने बालों का फ्रेग्रेंस लिया, तो तीनों टाइम पर हमें फ्रेग्रेंस चेक करना होता है कि तीनों टाइम का फ्रेग्रेंस सही है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर फ्रेग्रेंस अच्छा नहीं हो तो कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस नहीं होगी उस फॉर्मुलेशन को लेकर। क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड होता है आपके कलर। कलर की बात करें तो nowadays the colorant used in the shampoos is becoming more and more bright, light and striking shades. For the shampoos, certain colors should be used. Apart from this, there is no need for the other characteristics of the colorants to be taken into the consideration. क्या बोल रहे हैं कि आजकल शैम्पूज के अंदर जो कलर्स यूज किए जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे ब्राइटिश से लाइटर कलर और श्रिंकिंग शेड वाले कलर यूज किए जाते हैं, और ये सर्टिफाइड कलर होने चाहिए जो भी आप शैम्पूज में यूज कर रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर जो कलरेंट है उनकी कोई और करेक्टरिस्टिक फीचर्स की जरूरत नहीं होती, बस इसको ऐसा थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। थर्ड होता है आपकी कंसिस्टेंसी। इट वेरीज फ्रॉम फ्री फ्लोइंग लिक्विड फ्लूइड टू that of viscous like cream and gel, and for dispensing the required quantity of shampoos there is a direct relationship between the consistency and the packaging. क्या बोल रहे हैं कि जो कंसिस्टेंसी होती है ना, इसका मतलब है कि पूरा शैम्पू जहां से आपने लेना स्टार्ट किया और जब तक आप ले रहे हो पूरा एक जैसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सस्पेंशन की तरह पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि एक तो फ्री फ्लोइंग फ्लूइड होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए क्रीम की तरह, जेल की तरह, और जब इसको डिस्पेंस किया जा रहा हो, उसको लिया जा रहा हो एक सफिशिएंट क्वांटिटी शैम्पूज की, ठीक है, तो वो एक सही कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। उसकी पैकेजिंग के टाइम पे भी वो उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, और एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए कि आपकी कंसिस्टेंसी और पैकेजिंग के बीच में। क्लियर? तो ये हुआ किससे रिलेटेड? प्रोडक्ट रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको इवेलुएट किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट, और कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक शैम्पूज। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।